बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्टेड टुडे। तो सबसे पहले आउटलाइन कि हम स्टडी क्या करेंगे, ये तकरीबन पूरे चैप्टर की आउटलाइन है। ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद बैच सिस्टम्स के ऊपर जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, फ्लो सिस्टम्स के ऊपर, और फिर फाइनल टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम कन्वर्जन। जी 4 है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको कन्वर्जन के साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है। जो लास्ट चैप्टर हमने देखा था, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर क्या था कि आप लिखते थे -RA इज़ इक्वल टू KACA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि CA को लिखेंगे एज ए फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। क्यों? चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा था कि जो हम रिएक्टर डिज़ाइन करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, उसको जो ना हम यूज़ कर रहे होते हैं रिलेशन को। तो चैप्टर 3 के अंदर हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको पढ़ा था एज ए फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम चैप्टर 3 को ये समझ लो कि एक्सटेंड कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं कि वो जो हमारी थी कंसंट्रेशन वाली टर्म, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन वाली टर्म के अंदर, ताकि हम रिएक्टर डिज़ाइन कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टू डेवलप कंसंट्रेशन टेबल फॉर बैच एंड फ्लो सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। ये एक टेबल है, कंसंट्रेशन टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर क्या होगा कि बैच सिस्टम के लिए भी लिखेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे टेबल, और फ्लो सिस्टम के लिए भी बनाएंगे, लेकिन ये होगा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। और ये है टेबल जो है ना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसके बाद टू डेवलप कंसंट्रेशन टेबल फॉर गैस फेज रिएक्शंस वेयर वॉल्यूम चेंजेस विद चेंजेस इन कंसंट्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर एट्सेट्रा। दीज आर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। अब यहाँ पर देखो, हमने कहा कि बैच सिस्टम्स के लिए भी डिज़ाइन करेंगे, ये टेबल बनाएंगे हम, और फ्लो सिस्टम्स के लिए भी बनाएंगे। लेकिन गैस सिस्टम्स जो हैं, गैस फेज रिएक्शन, उनको हम अलग से कह रहे हैं कि इनके भी हम टेबल बनाएंगे। इधर हमने क्यों नहीं शामिल किया कि यही वाला टॉपिक यहाँ पे भी शामिल हो जाता? उसकी वजह यह है कि बैच और फ्लो सिस्टम जो है ना, हम ये बात कर रहे हैं लिक्विड सिस्टम्स की। ठीक है, या वो सिस्टम्स जिनके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, यानी इतना माइनर चेंज होता है वॉल्यूम के अंदर के वो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन जो गैसेस हैं, उनके केस में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आपका रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन की वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। दूसरा किस वजह से चेंज हो सकता है आपका वॉल्यूम? टेम्परेचर के चेंज की वजह से, प्रेशर के चेंज की वजह से। तो इस तरह के सिस्टम्स के लिए जो हम कंसंट्रेशन टेबल बनाएंगे वो डिफरेंट होगा, तो इसको भी हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद कि हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन, कि पार्शियल प्रेशर जो है उसको हम कन्वर्जन के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं फॉर गैस सॉलिड, यानी जो कैटलिस्ट वाले हमारे सिस्टम होते हैं उनके लिए। ये हमारे जो ना ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैच सिस्टम्स, कि बैच सिस्टम के लिए जो हमारा कंसंट्रेशन टेबल है वो किस तरह बनता है। नाउ दैट वी हैव शोन हाउ द रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, वी नीड ओनली एक्सप्रेस कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन। ये वही के भी जो ना हम ऑलरेडी पढ़ आए हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन किस तरह लिखा जाता है। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को रिलेट करेंगे कन्वर्जन के साथ। तो हमारी ये जो ना टोटल जो हमारा रिलेशन होगा RA, वो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ X, यानी कि कन्वर्जन। इफ़ द रेट लॉ डिपेंड्स ऑन मोर देन वन स्पीशीज़ वी मस्ट रिलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ टू ईच अदर। अगर हमारा जो रेट लॉ है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका सिर्फ एक ही जो है ना टर्म आ रही हो कंसंट्रेशन की, यानी कि -RA इज़ इक्वल टू KACA, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ वक़्त जो रेट लॉ है वो होता है, मिसाल के तौर पर -RA इज़ इक्वल टू KACA प्लस CB एंड समथिंग डिवाइडेड बाई KA प्राइम इंटू CC। तो ये कंसंट्रेशन की काफ़ी सारे टर्म्स हैं। अब ये जो बाकी टर्म्स हैं CB, CC, CD, इन सब को हम रिलेट करेंगे CA के साथ, जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
बाकी देखो हमारे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा है रेट लॉ, उसके अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन के जो है ना टर्म्स हैं, कंसंट्रेशंस जितनी भी हैं, तमाम स्पीशीज़ की कंसंट्रेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे इन द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट. This relationship is most easily established with the aid of a stoichiometric table. This table presents the stoichiometric relationship between reacting molecules for a single reaction. तो ये जो स्टाइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप है टेबल, ये अभी जो है ना आगे चल के हम देखेंगे कि डेवलप किस तरह होता है. वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट एट टाइम टी, ये हम जो है ना उधर बना लेंगे टेबल, और फिर उस टेबल की मदद से जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे. That is, it tells us how many molecules of one species will be formed during a chemical reaction when a given number of molecules of another species disappears. यानी ये हम बात कर रहे हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट की, कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के अगर हमें पता चल जाए कि 100 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो गए हैं, तो हमारे पास जो बाकी हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो कितने कितने कंज्यूम हुए होंगे. These relationships will be developed for the general reaction. ये जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे जितने भी B के A के साथ, C के A के साथ, D के A के साथ, ठीक है, ये जो है ना हम जो रिएक्शन है जिसके लिए डेवलप करेंगे वो ये वाला रिएक्शन है. Recall that we have already used stoichiometry to relate the relative rates of reaction from equation 2.1. ये हमारी जो है ना ये हमने तीसरे चैप्टर के अंदर देखा था ये वाला रिलेशन, ठीक है, कि ये वाला जो रिलेशन है ये कौन से रिएक्शन के लिए है, ये जनरल रिएक्शन जो लिखा हुआ है इसके लिए है. ये हम ऑलरेडी चैप्टर 3 के अंदर पढ़ाए हैं. In formulating our stoichiometric table, we shall take species A as our basis of calculation, that is the limiting reactant. ये जो हमारा A है ये क्या है, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट. और दूसरा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास था A, स्मॉल a, यानी कि ये देखो ये जो A है इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये हमारा 1 बन जाएगा. तो ये देखो ये हमारा 1 बन गया, बाकी B ओवर A, C ओवर A और D ओवर A. इसका फ़ायदा क्या है कि हमें ये पता चल, इससे जो है ना ये सहूलत हो जाती है हमारे पास कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का अगर 1 मोल कंज्यूम हुआ है तो जो हमारा है रिएक्टेंट B, इसके B ओवर A मोल्स कंज्यूम हुए हैं, C के C ओवर A मोल्स बने हैं और D के D ओवर A मोल्स जो है ना ये फॉर्म हुए हैं. तो इसको 1 में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि बाकी तमाम की अमाउंट्स पर मोल ऑफ A ये हमारे पास आ जाती हैं. अब ये एक जो है ना स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई हुई है बैच रिएक्टर की, क्योंकि हम बैच सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो ये है क्या कि टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे हम Na0 मोल्स ऑफ A एंड B0 मोल्स ऑफ B एंड C0 मोल्स ऑफ C एंड D0 मोल्स ऑफ D एंड Ni0 मोल्स ऑफ इनर्ट, यानी कि वो केमिकल कंपोनेंट्स जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इनर्ट हैं, जितने मोल डालेंगे उतने ही एंड में हमारे पास वापस आ जाएंगे, ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे. अब ये जो है हमारा मिसाल के तौर पर अगर 100 मोल है, ये भी 100 मोल है, ये शुरू में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रोडक्ट शुरू में नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जब डाल रहे होते हो तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बन चुका होता है, बाकी आप जो है ना मिक्सिंग करोगे तो उसके बाद होगा मज़ीद रिएक्शन. तो ये है टाइम t इज़ इक्वल टू 0 पे जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हो. फिर जब कुछ टाइम गुजर जाएगा, यानी कि 1 घंटा या 2 घंटे या 8 घंटे, उसके बाद जो है ना कितने मोल्स हमारे जो है ना वो ये Na मोल्स के बच गए हैं, कितने Nb के बच गए हैं, कितने Nc के हैं और कितने Nd के हैं. ये I जो है ये इनर्ट है, चूँकि ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ये उतना ही है जो जितना शुरू में था Ni0. अच्छा, बैच सिस्टम्स. बैच रिएक्टर्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेशलिटी chemicals and to obtain reaction rate data in order to determine reaction rate laws and rate law parameters such as K, the specific reaction rate. ये है उसके बताए हुए हैं कि हम जो है ना बैच रिएक्टर कब यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं. ये हमें बताया हुआ है कि स्पेशल प्रोडक्ट कोई बनाना हो
तो उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये नहीं है कि जो कंटिन्यूस हमें एक केमिकल की प्रोडक्शन चाहिए पूरा साल प्लांट चलता रहे, इस तरह नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा था कि भी जो है ना 2-3 महीने बाद अचानक से एक स्पेशल कोई केमिकल है उसकी ज़रूरत अचानक से पड़ गई, तो ये बैच सिस्टम के अंदर बना लेते हैं, या फिर परमानेंट बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं होती, जब दिल चाहे चला लो, उसके बाद बंद कर दो। बाकी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसको, और रेट लॉस को, और जो ना जो हमारे पैरामीटर्स हैं के, उनको क्या कहते हैं फाइंड करने के लिए जो है ना ये बैच सिस्टम्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं। फिगर 4.1 ये जो अभी अभी मैंने दिखाई थी ये वाली, इसके बारे में कह रहा है कि बैच सिस्टम है इन विच वी विल कैरी आउट द रिएक्शन गिवन बाय इक्वेशन 2:2। ये रिएक्शन भी मैं दिखा चुका हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है इसके लिए जो है ना है ये वाली फिगर। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वी विल open the reactor and place a number of moles of species A, B, C, D and inerts I, that is ये हमारी initial amounts हैं जो कि हमने reactor के अंदर डाली। Species A is our basis of calculation यानी कि limiting reactant है, and Na0 moles is the number of moles of A initially present in the reactor. Moles of A initially present in the reactor is equal to Na0। ये हमें पता है कि हमने इतने मोल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं रिएक्टर के अंदर। आफ्टर टाइम t इफ़ x% या x फ्रैक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ A, देन मोल्स ऑफ A रिएक्टेड आफ्टर टाइम t इज़ इक्वल टू Na0x। ये हम जो है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी देख कर आए थे कि हमारे पास अगर 100 मोल्स हैं और इसके अंदर से 20% कन्वर्जन हो गई है तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई Na0, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्ट कर गए हैं। तो जो बच गए होंगे वो कौन से होंगे, जो हमने फीड किए थे उसमें से माइनस कर दो वो वाले जो रिएक्ट कर गए हैं, तो कौन से बच जाएंगे, जो कि अनरिएक्टेड है हमारा। तो मोल्स ऑफ ए लेफ्ट यानी कि अनरिएक्टेड इन द रिएक्टर आफ्टर टाइम टी इज़ मोल्स ऑफ ए जो कि रिएक्ट नहीं किए, किस तरह फाइंड होंगे, मोल ऑफ ए जो इनिशियली हमने रिएक्टर के अंदर डाले थे वो, उसमें से हम माइनस कर देंगे वो वाले मोल्स जो कि रिएक्ट कर गए, तो कौन से बच जाएंगे, जो कि अनरिएक्टेड हमारे पास रह गए। ये समझ आइए, पहले ये बताओ उसके बाद मैं आगे चलूँगा, क्योंकि रिलेशंस यहीं से डिराइव होना शुरू होना है हमारे पास। ये समझ आया? यस सर। ओके, उसके बाद ये किस तरह लिखेंगे इसको मैथमेटिकली, ये जो लास्ट अभी हमने इक्वेशन दिखाई है ये वाली, इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अनरिएक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली फेड टू द रिएक्टर माइनस नंबर ऑफ मोल्स दैट हैव रिएक्टेड। इनिशियली फेड माइनस रिएक्टेड इज इक्वल टू अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड फिर क्या होगा कि Na0 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा 1 माइनस एक्स। नाउ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड आफ्टर टाइम t, ये देखो ये क्या है कि मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। अब ये देखो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड ये और ये मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। यानी कि मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो ये राइट साइड है इस तरह, क्योंकि मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वो मोल्स आ जाएंगे जो कि रिएक्ट हुए हैं बी के। अब यहाँ पर ये मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड ये क्या है, ये हमने जो हमारी स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन है उसके अंदर हमने देखा था कि बी ओवर ए मोल्स ऑफ ए हैव रिएक्टेड फॉर 1 मोल ऑफ ए। ठीक है, अगर 1 मोल ए का रिएक्ट किया है तो बी के कितने किए होंगे, बी ओवर ए। ये देखो ये हमारी जो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन थी ना ये यहाँ से आया है कि अगर 1 मोल ए का रिएक्ट किया है तो बी के कितने मोल रिएक्ट किए होंगे, बी ओवर ए। तो ये स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन जो है उससे आया है हमारे पास। ये देखो ये कि 1 मोल ए की वजह से बी ओवर ए मोल्स ऑफ बी रिएक्ट किए होंगे, और मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड ये कितने हैं, Na0x। ये देखो ज़रा ये हमने पहले निकाला है कि ए के जो मोल्स रिएक्ट कर गए वो कौन से हैं, Na0 इंटू एक्स। तो ये देखो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू Na0x। तो ये वाली, वालेकुम अस्सलाम। Sorry to interrupt you, sir.
रिकॉर्ड कर लेते आप लेक्चर। ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ये, जी हो रहा है रिकॉर्ड मेरे भाई। अच्छा, since b is consumed, b is being consumed, so a negative sign is required to present consumption of b। अब इसके अंदर जो है ना, अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो उस माइनस साइन का क्या मतलब होगा कि b कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो हमने माइनस साइन लगा दिया, तो माइनस बी ओवर ए इंटू एन ए ज़ीरो इंटू एक्स, तो ये क्या है हमारा कंजम्पशन ऑफ b। और ये जो देखो मोल्स ऑफ b रिएक्टेड, ये देखो मोल्स ऑफ b रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। ये जो मोल्स ऑफ बी रिएक्ट हुए हैं ये कौन से हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोल्स ऑफ बी है। ठीक है, जितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे उतने ही चेंज हुए होंगे ना बी के मोल्स। अगर 2 मोल बी के रिएक्ट हुए हैं तो इसका क्या मतलब है कि शुरू में जो फीड किए थे उसमें से 2 मोल चेंज हो चुके हैं बी के। तो मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड को हम ये भी कह सकते हैं कि ये चेंज इन मोल्स ऑफ बी है। तो चेंज इन मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। देयरफॉर वी कैन राइट चेंज इन मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। ये देखो ये यही वाला है हमारे पास, ये वाली कि चेंज इन मोल्स ऑफ B इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स, ये वाला जो है इसको निकाल दो। क्यों? क्योंकि जो मोल्स B के रिएक्ट किए हैं वही वाले हैं जो कि चेंज हुए हैं। तो इस साइड को मैंने एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख दिया कि चेंज इन मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। सिमिलरली चेंजेस इन मोल्स ऑफ सी एंड डी आर गिवन बाई चेंज इन मोल्स ऑफ सी क्या होगा, सी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सी कंज्यूम नहीं हो रहा, सी हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये प्लस टर्म होगी। इसी तरह डी वाली भी प्लस वाली टर्म होगी, डी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज आई इन द रिएक्टर आफ्टर टाइम टी इज़ गिवन बाय द जनरल रिलेशन। अब तो ये देखो हमने कहा था ना ए बी सी डी, लेकिन अगर हम जनरलाइज करना चाहें कि जी ए बी सी डी के बजाय हम कहते हैं कि हमारा कोई भी कंपोनेंट आई है, ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी डी ई एफ जी जितने भी, ये जनरल है हमारा, जनरल जो कि सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीशीज आई लेफ्ट या अनरिएक्टेड इन द रिएक्टर आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाय द जनरल रिलेशन कि जो मोल्स ऑफ आई अनरिएक्टेड यानी कि जो बच गए एट टाइम टी वो क्या होंगे, शुरू में जो फीड किए थे वो प्लस चेंज इन मोल्स ऑफ स्पीशीज आई। हम पहले ये कह रहे थे ना यहाँ पर कि जो रिएक्ट कर गए, वो जो रिएक्ट कर गए हैं वो कौन से हैं, वो वाले जो कि चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने प्लस साइन यूज़ किया, माइनस नहीं यूज़ किया। उसकी वजह क्या है कि अगर ये आई हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की वजह से ये टर्म कौन सी होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू प्लस क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और अगर ये हमारा प्रोडक्ट है आई तो वो क्या होगी, पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी हमारे पास। तो ये तमाम स्पीशीज़ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सबके लिए है ये वाली। अब ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर ये आई का नहीं समझ आया। आई का नहीं समझ आया? ये देखो सिर्फ हमने किया ये है कि ये जो हमने लिखा था ना ये हमारा है सिर्फ रिएक्टेंट के लिए। ये वाला रिलेशन किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये तो समझ है ना। ये तो अभी मैंने पूछा था कि ये समझ आया तो आपने कहा था कि हाँ जी, ये हमारा है सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए। जब हम रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन है। और जब हम इसको प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे कि मोल्स ऑफ सी इन द रिएक्टर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इनिशियली प्रेजेंट यहाँ पे प्लस मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्यों प्लस क्यों कहेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो तो बन रहा है ना हमारा, वो तो उसकी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे प्लस साइन होगा। लेकिन जब हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ किससे शो कराएंगे, माइनस से, कि जितना प्रेजेंट था उसमें से इतना डिक्रीज़ हो गया तो बाकी बच गया। ठीक है, इसको हमने, ये हमारा रिलेशन है रिएक्टेंट्स के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि एक रिलेशन हो इसी तरह का जो ये वाला हमने स्टडी किया है, लेकिन वो रिएक्टेंट्स के लिए भी हो, प्रोडक्ट्स के लिए भी हो। अब ये तो कोई जो ये वाली टर्म है, रिएक्टेंट्स के केस में क्या होगी, नेगेटिव, और प्रोडक्ट्स के केस में क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको हम इसी रिलेशन को, यही वाला जो है, इसको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए मिलाकर किस तरह लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे कि चेंज इन स्पीशीज आई इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ आई प्लस चेंज इन मोल्स ऑफ आई। अगर तो आई हमारा रिएक्टेंट है, अगर हमारा आई रिएक्टेंट है
तो रिएक्टेंट वाली टर्म कौन सी होगी, ये देखो अभी मैंने देखी, ये पॉजिटिव टर्म है, और ये सॉरी प्रोडक्ट वाली कौन सी है, पॉजिटिव टर्म, और रिएक्टेंट वाली कौन सी है, नेगेटिव। अब ये याद रखो कि जो चेंज है, चेंज इन मोल्स, वो नेगेटिव है रिएक्टेंट के लिए और पॉजिटिव है प्रोडक्ट के लिए। अब यही रिलेशन जो हमारा है ये वाला, ये रिएक्टेंट्स के लिए भी है, प्रोडक्ट्स के लिए भी है। अगर आई हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए ये वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव इनटू प्लस क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और अगर तो ये प्रोडक्ट है तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी हमारी। अब इसको अगर मैं कहता हूँ कि यही वाला रिलेशन यूज़ करना, आई वाला ही, किसके लिए, बी के लिए, तो किस तरह लिखेंगे, सिर्फ आई की जगह बी लिख दो, तो ये मोल्स ऑफ बी लेफ्ट या अनरिएक्टेड इन द रिएक्टर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट इनिशियली इन द रिएक्टर। यानी ये वाली टर्म है, इसके अंदर क्या किया, सिर्फ यहाँ पर बी लिख दिया, और ये क्या होगा, चेंज इन मोल्स ऑफ आई की जगह क्या आ जाएगा, बी। तो ये देखो मोल्स ऑफ बी क्या हो गए, एन बी, इनिशियली कितने थे, एन बी ज़ीरो, और ये वाली टर्म क्या है हमारी, ये हमारी है माइनस बी ए ओवर एन ए ज़ीरो एक्स, तो ये देखो ये माइनस आ गया, तो ये वाला पॉजिटिव ऑटोमेटिकली प्लस या माइनस बन जाएगा बेस्ड ऑन कि ये हम जो रिलेशन है रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं या प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं। अगर यही हम सी के लिए लिख रहे होते तो बी की जगह सिर्फ सी आना था, बस यहाँ पे सी आ जाता, यहाँ पे सी आ जाता, प्लस यहाँ पे भी क्या आता, सी ओवर ए इंटू एन ए ज़ीरो एक्स, तो वो पॉजिटिव टर्म होती है हमारी। ठीक है, अब समझ आया है, यस सर। ओके। अब यही वाला रिलेशन अगर हम अपनी किसके लिए लिखते हैं, सी और डी के लिए, तो क्या हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा बस, ये देखो एन सी ज़ीरो प्लस सी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। एन डी के लिए ये यहाँ पे डी होना था, ये गलत प्रिंट हो गया बी, ये डी होना था, एन डी ज़ीरो प्लस डी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। और ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन किससे बनी है, ये जो हमने जनरल रिलेशन लिखा था, इस जनरल रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने बनाए सारे के सारे रिलेशंस। ठीक है, अब नाउ बेस्ड ऑन द रिलेशंस ऑफ अमाउंट्स ऑफ स्पीशीज रिएक्टेड and moles of species in the reactor of time after time t, we can construct the stoichiometric table. The stoichiometric table helps us in solving problems. ये देखो किस तरह बनता है। अब ये स्टाइक्योमेट्रिक टेबल है, किस तरह बना ये देख लो। हमारे पास स्पीशीज़ कौन सी है, ए, इनिशियल कितने अमाउंट हुए थे, एन ए ज़ीरो, चेंज कितना आया, कितना मोल्स का, माइनस एन ए ज़ीरो एक्स। ठीक है, तो किस तरह ये जो रिमेनिंग जो बच गए वो कौन से हैं, जो बच गए वो इक्वल हैं शुरू में जो हमने फीड किए थे वो माइनस वो जो कि रिएक्ट कर गए। ठीक है, ये हमने अभी अभी रिलेशन डिराइव किया है। इसी तरह जो बी है, इनिशियल कितना था, एन बी ज़ीरो, और जो चेंज आया है वो कितना है, माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। तो जो बच जाएंगे बी के मोल्स वो कितने होंगे, एन बी ज़ीरो माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स। ये अभी अभी हमने डिराइव किया रिलेशन। इसी तरह जो सी है, ये इनिशियल अमाउंट आ गई, ये चेंज इन मोल्स आ गया, और ये क्या होगा हमारा जो कि रिएक्टर के अंदर मौजूद हैं किसी भी टाइम टी पे। इसी तरह ये डी है, एन डी ज़ीरो इनिशियल अमाउंट, ये उसके अंदर चेंज आ गया, और ये किसी भी टाइम टी के ऊपर कितने मोल्स रिएक्टर के अंदर मौजूद हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो है हमारी ये वाले, ये जो हमारा फोर्थ कॉलम है, ये क्या दिखा रहा है कि मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, जो कि किसी भी टाइम टी पे हमारे रिएक्टर के अंदर मौजूद हैं, वो ये वाले हैं। अब इन सारे मोल्स को, ये सारे के सारे इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली फेड टू द रिएक्टर। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, इस पूरे को ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द रिएक्टर एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू शुरू में जो हमारे मोल्स इनिशियली फीड किए थे वो प्लस डी के कितने बचे होंगे, डी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स, सी के कितने होंगे, सी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स, बी के कितने होंगे, माइनस बी ओवर ए एन ए ज़ीरो एक्स, और ये माइनस वन इंटू एन ए ज़ीरो एक्स। ये देखो
इन सब को अगर ऐड करोगे ना तो हमारे पास ये जो Na0, Nb0, Nc0, Nd0 और Ni0 ये क्या बन जाएगा, Nt0। और इसके अंदर से Na0x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, D/A, C/A माइनस B/A माइनस 1। तो ये आ गया। ये जो हमारा है ये है टोटल चेंज इन मोल्स ऑफ स्पीशीज़, ये टोटल चेंज है। इसको हम मज़ीद किस तरह लिखते हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं, अभी आने वाला है। अब ये जो टेबल हमने बनाया है इसके अंदर कॉलम 1 क्या है, स्पीशीज़ इन द रिएक्शन जो कि हिस्सा ले रही हैं रिएक्टर या प्रोडक्ट। कॉलम 2 के अंदर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इन द रिएक्टर। कॉलम 3 क्या है, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स ब्रॉट अबाउट बाय द रिएक्शन। और कॉलम 4 क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स रिमेनिंग इन द सिस्टम एट टाइम t। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन पैरेंथेसिस यानी कि ये वाला जो है represent the change in the total number of moles of all the species per mole of a reacted। तो ये जो है D/A प्लस C/A माइनस B/A माइनस 1 इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। और ये क्या है, ये है चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। यानी एक मोल ए के लिए जितने भी मोल्स हमारे कंज्यूम हुए होंगे या प्रोड्यूस हुए होंगे उन सबको ऐड कर दो। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। अब ये बताओ कि यहाँ तक समझ आया है सारा? हाँ जी सर ये पीछे के टेबल में आखिरी ये वाला ये टोटल जो है ये नीचे इसकी बात कर रहे हो? कॉलम नहीं सर, ये लास्ट में जो रो है ये जो फार्मूला है ये किस तरह बना है, ये वाला T=NT0 प्लस जी ये वाला। यार ये एक काम करो ना, इन सब को ऐड कर लो, इन सारी को ऐड कर लो। तो ये क्या होगा, Na0 प्लस Nb0 प्लस Nc0 प्लस Nd0 प्लस Ni0, ऐसे ही है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा ये क्या बनेगा, Nt0। यहाँ पर भी ये हमने किया है, Na0 प्लस Nb0 प्लस Nc0 प्लस Nd0 प्लस Ni0 इज इक्वल टू Nt0। तो ये है Na0 Nb0 Nc0, इन सबको ऐड करो तो क्या बन जाएगा, Nt0। उसके बाद ये जो ये वाली हमारी टर्म्स हैं, ये वाली ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी माइनस Na0x माइनस BaNa0x प्लस CaNa0x प्लस DaNa0x। ये जो टर्म्स बनेंगी ना जितनी भी, इनके अंदर से ये जो Na0x है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये देखो ये कॉमन निकाल दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, D/A C/A माइनस B/A माइनस 1। ये देखो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। क्लियर है अब? ओके सर। हाँ, तो ये जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, कि चेंज इन मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज पर मोल ऑफ ए। ये देखो ये हमारा एक मोल के लिए है ना, माइनस B/A। C/A कितने के लिए है, एक मोल ए के लिए। D/A कितना है, एक मोल ए के लिए। ये हमारी स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन जो हमने लिखी थी, A प्लस B गिव्स अस C प्लस D, उसी से हमने देखा था कि B/A कितने के लिए, एक मोल ए के लिए। C/A एक मोल ए के लिए। D/A एक मोल ए के लिए। तो ये क्या है, चेंज इन मोल्स ऑफ ऑल द स्पीशीज पर मोल ऑफ ए। तो अब ये देखो इसी इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको किससे रिप्लेस कर दो, डेल्टा से। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, Nt इज इक्वल टू Nt0 प्लस डेल्टा Na0x। तो ये देखो ये आ गई हमारे पास, ये Nt इज इक्वल टू Nt0 प्लस डेल्टा इंटू Na0x। अब वी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 दैट द काइनेटिक रेट लॉ, वो क्या होता है, माइनस Ra इज इक्वल टू Kca is a function solely of intensive properties of reacting system। ये क्या होता है हमारा, कि ये जो रिलेशन है ये डिपेंड करता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। ये हमने जो चैप्टर 3 के अंदर देखा था कि जो हमारा K है ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है, टेम्परेचर के ऊपर। ये हमने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ लिया है। प्रेशर और कंसंट्रेशन उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा ओवरऑल जो सारा है ये किस पे डिपेंड करता है, रिलेशन हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट अगर कोई मौजूद हो। ये हम 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ाए हैं। द रिएक्शन रेट माइनस Ra यूजुअली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू सम पावर।
यानी कि माइनस आर ए इज इक्वल टू के सी ए या के सी ए रेज टू द पावर 2। तो कंसंट्रेशन पे या कंसंट्रेशन की कुछ पावर जो होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये हमारा। कॉन्सिक्वेंटली to determine the reaction rate as a function of conversion x, we need to know the concentration of the reacting species as a function of x। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो माइनस आर ए है ये के सी ए के बजाय किस में हो, इन टर्म्स ऑफ x हो, तो हमें क्या पता होना चाहिए, कन्वर्जन का हमें पता होना चाहिए। अब बैच कंसंट्रेशन फॉर द जेनेरिक रिएक्शन, ये हम कंसंट्रेशन जो है किसी भी सिस्टम के लिए वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है। और ये जो एन ए है ए के लिए ये क्या होगा, एन ए ज़ीरो इंटू 1 माइनस एक्स। ये वाले रिलेशन समझ आया है? हाँ जी, किसी भी टाइम रिपीट कर दूं? ये देखो ना, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो ये देखो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो मोल्स हैं जो रिएक्टर के अंदर किसी भी टाइम टी के ऊपर मौजूद होंगे, ये कैसे आएगा, एन ए ज़ीरो इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, कि किसी भी टाइम टी पे जो ए के मोल्स हमारे बच गए होंगे रिएक्टर के अंदर वो इतने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वी। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन है हमारी। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये दोबारा से देख लो कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मोल्स हमने अभी अभी डिराइव किए थे, ये देखो ये एन ए ज़ीरो माइनस एन ए ज़ीरो एक्स, और इसमें से जब एन ए ज़ीरो कॉमन लेंगे तो अंदर 1 माइनस एक्स बच जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है ये। तो ये किसी भी टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन है हमारी। सिमिलर रिलेशंस कैन आल्सो बी रिटन फॉर स्पीशीज बी सी एंड डी। ये जो है हमारा ये बी सी और डी के लिए भी लिखा जा सकता है सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह ही। तो ये देखो कंसंट्रेशन टोटल रिएक्टर का वॉल्यूम लेंगे। हाँ, ये टोटल रिएक्टर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि बैच सिस्टम के अंदर देखो वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये गैस नहीं है ना। गैसेस के केस में हो सकता है कि रिएक्टेंट जो ना रिएक्ट किए उसके बाद जो ना हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया या टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो उसको हम यही लेते हैं कि ये हमारा टोटल वॉल्यूम है रिएक्टर का। तो एन बी ओवर वी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और एन बी को हम किस तरह लिखते हैं, एन बी ज़ीरो माइनस बी ओवर एन ए ज़ीरो एक्स। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ सी, एन सी ज़ीरो प्लस सी ओवर एन ए ज़ीरो एक्स। इसी तरह डी का रिलेशन हो जाएगा हमारा। तो ये चारों रिलेशन जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये सिंपली क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी। क्लियर है? हाँ जी, यस सर, यहाँ तक क्लियर। ओके। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल बैच रिएक्टर्स आर सॉलिड वेसल्स। जब हमारे रिएक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, सॉलिड वेसल होता है ना असल में। तो रिएक्टर का जो वॉल्यूम है उसको हम ले सकते हैं कि V इज इक्वल टू वी ज़ीरो का मतलब 10 लीटर या 100 लीटर या कोई भी, यानी कांस्टेंट होगा ये। तो जो वॉल्यूम V जो कि यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है एज वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा V0। तो इन तमाम रिलेशंस के अंदर यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर V0 कर दो, बस और कुछ भी नहीं करना। तो सी ए ज़ीरो इज इक्वल टू एन ए ज़ीरो ओवर V0 इज इक्वल टू एन ए ज़ीरो इंटू 1 माइनस एक्स ओवर V0। अब ये एन ए ज़ीरो ओवर V0 ये क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये देखो ये हमारा 1 माइनस एक्स। तो देखो कंसंट्रेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, कन्वर्जन की फॉर्म के अंदर। CA0 ये हमें पता होता है, क्यों, शुरू में जब हम रिएक्टर के अंदर डालेंगे तो हमें पता होगा ना कि हमने 20 किलो मटेरियल डाला है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर आप ये समझ लो कि 20 किलो पानी आपने डालना है रिएक्टर के अंदर। तो 20 किलो जो आप पानी डालोगे उस 20 किलो को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, मोल्स के अंदर। सिंपल, बहुत आसान है मोल के अंदर कन्वर्ट करना, आप CPP1 के अंदर पढ़ के आ गए हो। तो जितने मोल्स आपने फीड किए हैं और डिवाइडेड बाय रिएक्टर का वॉल्यूम भी आपको पता है, तो ये टर्म भी आपकी
आ गई, और ये वाली टर्म कन्वर्जन के कितनी कन्वर्जन हुई है ये आ गई। तो हमारी जो कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t के ऊपर है उसको हम देखो कन्वर्जन की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं इस रिलेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, क्या किया हमने कि जो हमारा ये वाला रिलेशन था, ये वाला, इसके अंदर सिंपली v को हमने क्या पुट कर दिया, v0, इसको हमने क्या कर दिया v0, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब Na0 ओवर v0 ये क्या होगा Ca0, तो ये देखो हमारे पास Ca0 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्या है कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ कन्वर्जन एट एनी टाइम t। इस रिलेशन की समझ आ गई है 4-6 की। हाँ जी, यस सर, क्लियर है। ओके, अब we further simplify these equations by defining the parameter theta i। ये जो हमारे ना ये वाले रिलेशन जो हमने 4 अभी डिराइव किए हैं, इनको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और एक जो टर्म है थीटा आई ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और थीटा आई है क्या, थीटा आई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट, यानी कि एन बी के लिए एन बी ज़ीरो होगा, सी के लिए एन सी ज़ीरो होगा, डी के लिए एन डी ज़ीरो होगा। तो इनिशियली कितने मोल थे बी सी या डी के डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ ए। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट नीचे एज इट इज़ रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। बी के लिए ये एन बी ज़ीरो हो जाएगा, सी के लिए एन सी ज़ीरो हो जाएगा, डी के लिए एन डी ज़ीरो। ये क्या है हमारी, ये हमारी है रेशो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशंस। ये क्या है, रेशो ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल अमाउंट्स, यानी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे b के कितने मोल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे और a के कितने, तो ये मोलर रेशो बन जाएगी b और a की। c के लिए मोलर रेशो ऑफ c एंड a, d के लिए मोलर रेशो ऑफ d एंड a। अब ये जो n है इसको कैसे लिख सकते हैं, c इंटू v0। ये देखो पहले भी हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। मोल्स आर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो ये देखो कि मोल्स आर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मोल्स आर इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अब v0 और v0 कैंसिल हो गए, क्या बन गया, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज I डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज A इनिशियली। ये देखो ये आ गया v0 कैंसिल हो गए, तो CI0 ओवर CA0। और इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ I कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब ये थीटा आई यानी कि जनरली अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोल्स ऑफ स्पीशीज I इनिशियली प्रेजेंट इन द रिएक्टर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A इनिशियली फेड इनटू द रिएक्टर। यानी ये क्या है, रेशो है सिर्फ किसकी, मोल्स की। ठीक हो गया। अब ये देखो कि इस थीटा आई को हम कैसे यूज़ करते हैं। ये वाला जो रिलेशन है ये वाला, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। कहाँ पे, ये देखो अभी अभी करके आए हम, ये देखो ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसी को हमने बग़ैर किसी तब्दीली के एज इट इज़ उठा के लिख दिया। ये देखो ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि v की जगह v0 पुट कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टर का वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। और ये जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर, इसमें से Na0 कॉमन ले लो। तो जब Na0 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NB0 ओवर Na0। तो ये आ गया माइनस b ओवर a, ये आ गया। इसमें से जब Na0 हमने कॉमन लिया था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x। ठीक हो गया। अब ये देखो कि NB0 ओवर Na0, ये देखो NB0 ओवर Na0, ये क्या होगा, थीटा b। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा b। तो ये देखो ये थीटा b आ गया, माइनस b ओवर a x। ये देखो माइनस b ओवर a x। और ये जो हमारी है Na0 ओवर V0, ये क्या बन जाएगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमारा CA0 बन जाएगा। तो ये देखो ये CA0 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब ये थीटा जो है
जो कि है NB0 ओवर NA0। इसके दो केसेस बन जाते हैं, इसके दो केसेस। एक तो ये है कि इक्वल मोलर फीड हो। इक्वल मोलर फीड का क्या मतलब कि 10 मोल्स बी के हमने फीड करवाए थे और 10 मोल्स ही ए के करवाए थे, इक्वल हैं दोनों। तो इस केस में क्या होगा, NA0 और NB0 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके, n हम सपोज कर लेते हैं कि n मोल्स इसके थे तो n ही इसके हमने फीड करवाए थे। तो रेशियो जो थीटा बी है NB0 ओवर NA0 वो क्या बन जाएगी, n ओवर n इज इक्वल टू 1। तो थीटा बी हमारा क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर थीटा बी हम क्या पुट कर देंगे, 1। तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी ओवर ए एक्स। तो देखो 1 माइनस बी ओवर ए एक्स, और यहाँ पे थीटा बी किसके इक्वल है, 1 के। दूसरा क्या केस हो सकता है कि हम जो है ना एन ए और एन बी के स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स डालते हैं, इक्वल डालने के बजाय स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन जो हमारी वो है ना केमिकल इक्वेशन जो है, जितने उसके अंदर हमें आ रहे हैं उतने ही हम डाल देते हैं कि NA0 जो है वो A है और B मोल्स जो हमने फीड करवाए हैं वो B हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो थीटा B है जो कि NB0 ओवर NA0 तो वो क्या है, B ओवर A। तो ये जो हमारा रिलेशन था थीटा B, या बल्कि ये वाला कह लो, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, थीटा B। ठीक है, ये क्या होगा, NB0 ओवर NA0, ये चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक फीड। तो NB0 ओवर NA0 जो कि थीटा B है ये क्या होगा, B ओवर A। और ये B ओवर A यानी जो थीटा B है, थीटा B क्या है, B ओवर A, ये हम पुट कर देंगे कहाँ पे, ये लास्ट इक्वेशन जो हमारी थी इधर, थीटा B की जगह क्या आ जाएगा, B ओवर A। तो ये देखो ये हमारे पास थीटा B की जगह आ गया B ओवर A माइनस B ओवर A एक्स। ये वाली टर्म, ये देखो ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी, ये एज इट इज़ आ गई। अब इसमें से B ओवर A कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा है रिलेशन किसके लिए, जब हमारी स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हम डाल रहे हो रिएक्टेंट्स की, और ये किसके लिए है, जब हम जो है ना इक्वल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स डाल रहे हैं। तो ये बुक के अंदर तो नहीं दिए हुए, लेकिन मैंने वैसे डिराइव करके दिखा दिए हैं। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम t पे किसी भी कंपोनेंट की B, C या D की, उसको इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम C और D के लिए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली जैसे ये लिखा ना, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि C के केस के अंदर ये जो थीटा B है ये थीटा C बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस B ओवर A के बजाय प्लस C ओवर A, और D के लिए क्या बन जाएगा, प्लस D ओवर A। तो ये देखो कि स्पीशीज C और D के लिए हम वही पिछले बार रिलेशन को ही सिर्फ एडजस्ट करेंगे कि थीटा B की जगह थीटा C और माइनस B ओवर A की जगह C ओवर A, थीटा D ओवर A। तो ये हमारे C और D के लिए आ गए रिलेशन। अब ये देखो ये क्या है, ये जो हमने फाइंड की है चीज़, ये हमने किया क्या है, ये CC क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम। ठीक है, और ये है क्या, इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। ये हमें ऑलरेडी पता होती है कि शुरू में हमने हमारी कितनी कंसंट्रेशन थी A की, ये हमें पता होती है। क्यों, हमने अपने हाथ से रिएक्टेंट डाला हुआ होता है, तो ये हमें पता होती है कि कितनी कंसंट्रेशन है। तो तमाम चीज़ें नोन हैं, तो किसी भी टाइम t के ऊपर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये देखो ये सारी कहानी जो है ना, ये आप लोग पढ़ लोगे समझ आ जाएगी आपको, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि माइनस आर ए को देखो हम इन टर्म्स ऑफ एक्स अब फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम कन्वर्जन के साथ रिलेट कर चुके हैं। तो बाकी ये लिक्विड फेज और ऑर्गेनिक्स जो हमारे पास हैं उनके अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होती, यानी जब दो लिक्विड्स रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मली डेंसिटी चेंज नहीं होती। और डेंसिटी क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो वो कांस्टेंट होता है कि जो हमें पता है कि जो हमने 20 किलो इंट्रोड्यूस करवाया, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो डेंसिटी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हमारे बैच सिस्टम है उनके लिए हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू V0, और फ्लो सिस्टम के लिए हो जाएगा V इज इक्वल टू V0। ये क्या है, ये फ्लो रेट है हमारा, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। तो दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ लिक्विड्स। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है
ये बाकी सारे देख लेना, ये दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अब ये देखो यहाँ पर कि हम अगर कोई हमारे पास रिएक्शन है उसके लिए हम जो स्टाइकोमेट्रिक जो इक्वेशन है उसके मुताबिक अगर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है अगर वो ये वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है -RA=KACACB। अब हम ये रिलेशन देखा है थर्ड चैप्टर के अंदर कि इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो कैसे होगा कि ये आ गया, CA ये आ गया, CB ये आ गया। अब ये के एज इट इज़ आ गया। CA को हम क्या लिखते हैं, CA0 × 1 - x, ये अभी हमने डिराइव किया है। और CB को किस तरह लिखते हैं हम, CA0 × θB - B/x, ये भी अभी हम डिराइव करके आए हैं। अब इस पूरे जो हमारी राइट हैंड साइड है इसके अंदर से के ये आ गया, CA0 × CA0 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CA0 का स्क्वायर। 1 - x ये आ गया, θB - B/x ये आ गया। अब ये देखो कि जो हमारा रेट लॉ है वो क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ x। ये देखो ये हमारा x के अंदर है, ये हमारा x के अंदर है। यहाँ से कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स गायब हो गई हैं, ठीक है। ये क्या था, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। ये अगर रिलेशन यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि जो हमारा रिएक्टर है उसके अंदर से हम कुछ पोर्शन निकालेंगे। यानी अगर 1000 किलो का रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से आधा किलो हमने मटेरियल निकाल लिया 3 घंटे के बाद फर्ज करो। उसके बाद हम लेबॉर्ट्री में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगाएंगे कि ए की कितनी कंसंट्रेशन है, बी की कितनी कंसंट्रेशन है। ये एक लंबा काम है। ये हमारा कन्वर्जन की फॉर्म के अंदर है। तो कन्वर्जन जो है ना ये कि ए की कि ए कितना कन्वर्ट हो गया ये फाइंड करना ज़्यादा आसान है। तो हमारा जो ये रेट लॉ है ये किस फॉर्म के अंदर आ गया, कन्वर्जन की फॉर्म के अंदर। और CA0 ये हमें पता होता है क्योंकि ये हमने इनिशियली कितना जो ना कंसंट्रेशन ए की थी ये हमें पता होती है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स यूज़ करना ये ज़्यादा फिजिबल होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल 4.1। वो क्या कह रहा है कि ये जो आपकी सोप है, सेपोनिफिकेशन सोप बनाने का, वो क्या होता है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप किसी भी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हो, ठीक है। ओलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड और लॉरिक एसिड, बहुत सारे जो हमारे पास जो है ना हो सकते हैं। कोई सा भी आपके पास फैटी एसिड होगा उसका रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस है। अब ये देखो एक्वस का क्या मतलब है कि वाटर है, वाटर के अंदर है ये वाला सोल्यूशन, NaOH वाटर के अंदर बना हुआ ये सोल्यूशन। तो इस रिएक्शन के अंदर वाटर दिखाया हुआ तो नहीं है लेकिन वाटर इसके अंदर मौजूद होगा और वाटर क्या होगा, इनर्ट आई, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो है ना ये हमारी सोप बन गई और ये हमारी ग्लिसरीन बन गई, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है और ये 3 मोल्स इसके फीड करवाए और इसका 1 मोल फीड करवाया तो इसके 3 मोल बनेंगे, इसका 1 मोल बनेगा। ये हमारा वो है रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वो कहता है कि जो है ना जो स्टाइकियोमेट्रिक टेबल है वो बनाओ। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इसका स्टाइकियोमेट्रिक टेबल बनाना है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन एक्स। तो देखो किस तरह बनेगा। सिंस x रिप्रेजेंट्स द कन्वर्जन, ये तो हमें पता है कि x क्या होता है, कन्वर्जन होती है किसकी, NaOH की, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये देखो लेट x रिप्रेजेंट द कन्वर्जन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर उसने खुद बताया हमें जो x है वो क्या है, कन्वर्जन किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या ले रहे हैं, एज बेसिस या एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर वो यहाँ पर कहता है कि x जो है वो कन्वर्जन है इसकी फैटी एसिड की, तो फैटी एसिड हमारा क्या होता, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन उसने क्या कहा है कि इस x कन्वर्जन जो है ना वो इसकी है, तो ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये देखो कि x जो है चूँकि वो कन्वर्जन है NaOH की, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट NaOH है। राइट रिएक्शन ऑन पर मोल ऑफ NaOH वी गेट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के कितने मोल हैं, 3। तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगी, तमाम जो हमारे मोल्स हैं पर मोल ऑफ
सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल आएंगे। ये 3/3 1 बन जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। ये देखो ये 1 हो गया, 1/3 हो गया और कितने बन रहे हैं 1 और 1/3। इसको अगर हम जनरल लिखना चाहें, इसको हम कह देते हैं A, ये आ गया, प्लस 1/3 इसको हम कह देते हैं B, तो ये 1/3 B आ गया। और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल C का और 1/3 मोल D के। ये हमारी स्टाइक्योमेट्रिक वो जो केमिकल इक्वेशन है जनरल कर दिया हमने इसको कि ये है हमारी। अब इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, अपना जो टेबल है उसको बनाएंगे। दूसरे टेबल बनाने से पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, सो V = V0। अब ये CA ये क्या होता है, CA0 × 1 - x, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ के आए हैं। और थीटा B क्या होगा, CB0 / CA0, थीटा C क्या होगा, CC0 / CA0, और थीटा D क्या होगा, CD0 / CA0। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई, ये भी आ गया और थीटास भी आ गए, ठीक है, और ये इक्वेशन भी है। तो अब हम अपना स्टाइक्योमेट्रिक टेबल डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फैटी एसिड, सोप और ग्लिसरीन, और ये वाटर। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, A से, इसको B से, इसको C से और इसको D से, और ये I है। इनिशियली कितने कितने मौजूद थे, ये Na0, Nb0, Nc0, Nd0, Ni0, ये इनिशियल अमाउंट्स हैं, ठीक है। अब चेंज कितना आया इसमें, -Na0x, इसके अंदर -1/3 Na0x, इसके अंदर 1 × Na0x, इसके अंदर +1/3 Na0x। सिंपल है ये देखो, ये हमारी इसी इक्वेशन से ही निकल आएगा, इससे ये 1/3 है, ये 1 है और ये 1/3 है। ये माइनस काउंट होगा क्योंकि कंज्यूम हो रहा है, और ये प्लस काउंट होंगे क्योंकि फॉर्म हो रहे हैं। तो जनरली जो हमारा है ये वाला निकल आया, ठीक है, चेंज इन मोल्स। तो रिमेनिंग क्या होंगे, वो होंगे कि Na0 × 1 - x, ये क्या होगा Na0, थीटा भी -x/3, यानी कि जो हमारा था ना, ये Na0 × 1 - x तो आराम से आ जाता है। ये क्या था हमारा, Na0 × थीटा भी -b/a × x था, जो हमारी जनरल रिलेशन हमने डिराइव किया था। यहाँ तक सारा एग्जैक्टली सेम था, सिर्फ ये क्या था -b/a। तो -b/a ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन रहा है, -b/a, ये -1/3 काउंट होगा। तो ये देखो -1/3 × x। इसी तरह ये हमारा थीटा C × C/a, ये क्या है 1, C भी 1 और A भी 1। ये देख लो, यहाँ से हमारा C भी 1 है और A भी 1 है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, +D/a, तो D/a, ये देखो D/a, ये क्या है 1/3, तो ये देखो ये 1/3 × x आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि सिंपली ये जो Na0 है, Na0 ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, Ca0 से। ये हमने कहाँ पे देखा था, ये देखो ज़रा यहाँ पे। क्यों भला, क्योंकि ये जो हमारा Na0/V0 था, ये क्या बन जाएगा Ca0। तो Cb वाले रिलेशन के अंदर भी Ca0, इसी तरह C वाले रिलेशन के अंदर भी Ca0 और CD वाले रिलेशन में भी Ca0। अंदर वाली टर्म्स हमने जो है ना ऑलरेडी देख ली थी। तो ये वाली जो हमारी टर्म होगी, ये Ca0, Ca0, Ca0 और Ca0, ये हमारा स्टाइक्योमेट्रिक टेबल बन गया सिंपल। इसकी समझ आई है? हाँ जी, यस सर। ओके। अब हम जो है ना सिर्फ एक एग्जांपल हमारे रह गई है फाइनल, इसके बाद हम अपना लेक्चर क्लोज कर देंगे। तो ये देखो, ये है हमारी 4.2। वो क्या है, इसी जो हमारी 4.1 है ना, इसी को एक्सटेंड किया है, बस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको एक्सटेंड किया है। यानी यूँ समझ लो कि ये पार्ट ए है और जो एग्जांपल 4.2 है वो पार्ट बी है। सारे का सारा वही है कि वो खुद कह रहा है कि जो हमने स्टाइक्योमेट्रिक टेबल जो बनाया है एग्जांपल 4.1 में, उसको यूज़ करना है
और जो ना उसने यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर्स दे दिए हैं, वो जो ए बी सी डी हम जनरल यूज़ कर रहे थे ना मोल्स की उसने अमाउंट दे दिया हमें। इफ़ द इनिशियल मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये CA0 आ गया हमारे पास। ये क्या है? CA0। एंड ग्लिसरेल स्टीरेट एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमारा क्या है? ये जो हमारा फैटी एसिड है उसके हैं कंसंट्रेशन। What are the concentration of glycerol stearate B and of glycerine D when the conversion of sodium hydroxide is 20% and when it is 90%? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब 20% कंज्यूम हुआ होगा तो B और D की कंसंट्रेशन क्या होगी। दूसरा क्या पार्ट है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड 90% यूज़ हो गया होगा तो B और D की क्या कंसंट्रेशंस होंगी, ये हमने फाइंड करना है। तो ये देखो कि इनिशियली Na0 एंड फैटी एसिड ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा? शुरू में 0। जब रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे तो हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। जब हमारा प्रोडक्ट 0 होगा एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, तो ये देखो ये क्या बनेगा? ये एट द स्टार्ट इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी C की? 0। तो 0 डिवाइडेड बाय Na0 क्या हो जाएगा? 0। तो थीटा C क्या है? 0। इसी तरह थीटा D ये क्या होगा? 0। अगर आपके रिएक्शन के स्टार्ट में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपका प्रोडक्ट मौजूद नहीं है तो थीटा C भी 0 होगा और थीटा D भी 0 होगा, दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। लेकिन बाज़ों का देखो इस तरह भी होता है, ये जो ना कि जनरल मैंने बताया था आपको कि हम जनरल डिराइव करते हैं रिलेशन जब भी डिराइव करते हैं। अब बाज़ों का ऐसा होता है कि आपके दो रिएक्टर जो है ना वो सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपके दो रिएक्टर जो ना वो फ़र्ज़ करो सीरीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो पहले रिएक्टर के अंदर जब आप डालते हो ना तो वो तो जाहिर सी बात है इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगी। लेकिन जब एक रिएक्टर से निकाल के दूसरे रिएक्टर में डालते हो तो दूसरे रिएक्टर में जाते हुए ये NC0 अब 0 नहीं रहेगा, ये कुछ कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन जो हम एग्जाम्पल 4.2 सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर इनिशियली जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों के दोनों, यानी कि हमारी सोप भी और ग्लिसरॉल भी, वो दोनों के दोनों क्या हैं? 0। तो थीटा C भी 0 हो जाएगा और थीटा D भी 0 हो जाएगा। तो ये देखो कि थीटा C और थीटा D क्या है? 0। क्यों? स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर C और D 0 हैं, इस वजह से। अब 20% कन्वर्जन अगर हमारी होती है तो 20% कन्वर्जन के लिए जो हमारा D है CD वो क्या होगा? CA0 इंटू थीटा D माइनस 1/3x। ये हम अभी स्टाइक्योमेट्रिक टेबल की तरह देख कर आए इक्वेशन, ठीक है ना। देखो ये मैं भी दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखो ये हमारी स्टाइक्योमेट्रिक टेबल, ये D वाली ये रही, ये स्टाइक्योमेट्रिक टेबल से उठाई है ये वाली इक्वेशन हमने। तो ये हमारी स्टाइक्योमेट्रिक टेबल से आ गई इक्वेशन। CA0 कितना है? 10, ठीक है। और ये क्या होगा? 0, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 0 यहाँ पे शो ही नहीं करवाया। और 1/3 इंटू x कितना है? 0.2 और ये 3 ये आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ गया? इसको पूरे को सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.67 मोल्स। ये हमारे 0.67 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये हमारी जो है ना D की कंसंट्रेशन आ गई। उसके बाद B की, तो स्टाइक्योमेट्रिक टेबल जो हमने बनाया उसमें से B का जो रिलेशन है वो ही उठा लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर CA0 कितना है? 10 है, जाहिर सी बात है। थीटा B क्या होगा? इनिशियल मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ A, यानी कि थीटा B माइनस x कितना है? 0.2। तो ये बन जाएगा माइनस 0.2/3, तो माइनस 0.2/3। इस पूरे को सॉल्व करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.33 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद जो हमारा ये है क्या कहते हैं 90% अगर कन्वर्जन होती है NaOH की, यहाँ पर मैं एक चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये जो ना हमारे पास प्लस होगा, ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, क्या होगा? प्लस। क्यों? D हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए ये वाली टर्म क्या होगी? माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.33 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर।
प्लस होगी। ये यहाँ पर गलती से माइनस आया हुआ है, ये टेबल के अंदर भी देख लो। ये देखो जो प्रोडक्ट टर्म के लिए प्लस है और जो रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव है। तो ये देखो ये जो हमने किया था अभी अभी कि ये असल में माइनस हुआ हुआ, इसको क्या होना चाहिए था प्लस। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। तो CA0 10 और उसके बाद 0.2 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व कर लिया, डी की आ गई। और बी के लिए ये क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा। क्यों? बी हमारा रिएक्टेंट है। CA0 10 है, थीटा बी हमारा 2/10 हो गया और ये हमारा 0.2 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करेंगे 1.3। अब 90% के लिए भी ये प्लस होगा। क्यों? डी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए ये टर्म प्लस हो जाएगी। CA0 ऑलरेडी इसने बताया हुआ है 10 है, थीटा डी क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है इनिशियली 0 था। अब ये प्लस ये 0.9 डिवाइडेड बाई 3, देखो 0.9 डिवाइडेड बाई 3 तो ये 3 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। उसके बाद बी कैसे आएगा? बी के अंदर ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि बी हमारा रिएक्टेंट है। CA0 हमारा 10 है, थीटा बी ये 2/10 माइनस एक्स कितना है 90% तो 0.9 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब सॉल्व करेंगे ये माइनस आ जाती है हमारी कंसंट्रेशन बी की। कंसंट्रेशन तो माइनस कभी हो ही नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अब ये देखो कि जो बी का कितना मोल है -1, ठीक है। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव कंसंट्रेशन का मतलब है कि ये तो बहुत पहले कंज्यूम हो भी चुकी होगी, ठीक है। यानी कि जो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है NaOH उसकी 90% कन्वर्जन से पहले ही ये जो है ना ख़त्म हो चुका होगा हमारा। नेगेटिव कंसंट्रेशन तो कभी हो ही नहीं सकती। यानी कि आप ये समझ लो फॉर एग्जांपल 80% के ऊपर ये 0 रह जाता है हमारा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा NaOH है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, वो हमारी बेसिस नहीं हो सकता। तो ये इसका मीनिंग है नेगेटिव कंसंट्रेशन का, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? सर ये आखिरी बात नहीं समझ आई, ये दोबारा रिपीट कर दे। ये देखो दोबारा देख देते हैं इसको एक दफ़ा। ये देखो ये नेगेटिव कंसंट्रेशन वो क्या कहता है कि भी 90% NaOH जब कंज्यूम होता है तो B और D की कंसंट्रेशंस निकालो, ठीक है। अगर हमारे पास NaOH 90% कंज्यूम हो रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये तो बहुत पहले कंज्यूम हो भी चुका। जो B है हमारा ये तो 90% NaOH कंज्यूम होने से पहले बहुत पहले ख़त्म हो चुका ये, इसीलिए तो नेगेटिव आ रही है कंसंट्रेशन। इसको आप यूँ समझो कि जो हमारे पास 10 मोल अगर थे क्या कहते हैं 10% कन्वर्जन थी NaOH की, तो इसका आंसर आएगा +9। 20% NaOH के ऊपर इसका आ जाएगा मिसाल के तौर पर 7, 30% के ऊपर आ जाएगा 6 और फिर 80% के ऊपर ये कम होते तो क्या आ जाएगा 0। और जब 90% NaOH है तो ये क्या हो जाएगा -1। तो 80 के ऊपर अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब है कि जब NaOH 80% कंज्यूम हुआ तो ये 0 हो चुकी थी कंसंट्रेशन, यानी B हमारा ख़त्म हो चुका था। 80% कन्वर्जन के ऊपर B क्या हो चुका था ख़त्म। तो पहले कौन सी चीज़ ख़त्म हुई? B। क्यों? 20% NaOH तो अभी भी अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है। तो NaOH क्या था A। अब A और B को जब कंपेयर कर रहे हैं तो 80% A के ऊपर ये क्या हो जाता है 0। इसका क्या मतलब है कि 20% NaOH अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है और B हमारा सारे का सारा कंज्यूम हो चुका है। इसका क्या मतलब है कि NaOH हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ये पहले ख़त्म हुआ है और NaOH अभी भी अनरिएक्टेड पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि 90% कन्वर्जन के ऊपर ये नेगेटिव कंसंट्रेशन जो आ रही है, इसका मतलब ये है कि 90% NaOH कंज्यूम होने से पहले ही ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है ना कि A। अब समझ आइए? यस सर। ओके जी।
तो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट जो ना हम फ्लो सिस्टम्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, और एक दो टॉपिक और रह जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म। और ये जो ना 4 चैप्टर ख़त्म होने का ये मतलब नहीं है आप ये समझोगे कि भी जो ना ये इतनी जल्दी 4 चैप्टर ख़त्म हो गए तो बाकी का जो आधा सेमेस्टर बचेगा 4 चैप्टर उसके अंदर ख़त्म हो जाएंगे और 8 चैप्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आपका चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हैं, दे आर वेरी लेंथी चैप्टर्स, वेरी लेंथी। तो ये भी पॉसिबल है कि सेमेस्टर के एंड तक छठा जो है ना कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो लेकिन मैं ये करूँगा कि आपके जो कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेकर और उसको मैं कंप्लीट करूँगा 5वें और छठे को। क्यों? क्योंकि जब आप प्लांट डिज़ाइन के लिए जाओगे, अब ये सिर्फ देख लो आपके पास अगला सेमेस्टर है क्या है, अगले सेमेस्टर के अंदर आपको प्लांट डिज़ाइन के टॉपिक्स मिल जाने हैं। अगले सेमेस्टर में आपको प्लांट डिज़ाइन के टॉपिक्स मिल जाने हैं और अगले ही सेमेस्टर के अंदर आपने मटेरियल बैलेंस और एनर्जी बैलेंस लगा लेना है अपने प्लांट का। फिर आपके पास आ जाएगा ये रिएक्टर डिज़ाइन। तो अगर ये 6 चैप्टर नहीं आते होंगे तो आपका रिएक्टर डिज़ाइन नहीं होना, ये तो आप भूल जाओ, जहन से निकाल दो। तो इसीलिए मैं 6 चैप्टर लाजमन कवर करवाऊंगा, ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने 7वां ये इस्तेमाल करना है चैप्टर, या किसी ने 8वां करना है, या किसी ने 9वां करना है, तो पहले 6 अगर आते होंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे पढ़ने से, या फिर अपने टीचर जो होंगे रिस्पेक्टिव या मुझसे डिस्कस कर लेना बाद में। तो दिस वाज द टुडेज़ लेक्चर। सो बाकी जो 2 चैप्टर हैं वो हम इंशाल्लाह जो ना कवर करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ओके जी, थैंक यू। ये मैं अपलोड भी कर देता हूँ अभी। अल्लाह हाफिज़। सर हाजिरी ले लो। हाँ 1 मिनट, अभी जाना नहीं है, अटेंडेंस लेने को। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।